अगर मैं आपको कहूं कि आप XYZ फंड में इन्वेस्ट करो और अगले 6 महीने में गारंटेड आपको 20% के रिटर्न्स मिल जाएंगे, तो क्या आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करोगे? शायद आप तुरंत हाँ बोल दोगे, क्योंकि 6 महीने में 20% के रिटर्न्स सुनने में ही कमाल के लगते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताऊंगी जिन्होंने पिछले 6 महीने में 20% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं और इस पीरियड के दौरान दूसरे किसी भी फंड ने इतने रिटर्न्स नहीं दिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इन फंड्स के पोर्टफोलियो में ऐसी क्या खास बात थी जो इन्होंने इतने हाई रिटर्न्स दिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या फ्यूचर में भी ये फंड्स ऐसे ही रिटर्न्स दे सकते हैं। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में जो डेटा मैं आपको दिखाऊंगी उससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये फंड्स आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होने चाहिए या नहीं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला फंड है इन्वेस्टको लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसने पिछले 6 महीने में लगभग 21.89% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि इस कैटेगरी में हाईएस्ट रिटर्न्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस फंड ने इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स कैसे जनरेट किए। तो ये जानने के लिए मैं आपको अब इस फंड का पोर्टफोलियो दिखाती हूँ, जिससे हमें रीजंस का पता लगेगा। तो देखो, इस फंड में अभी 41 स्टॉक्स हैं, जबकि जो कैटेगरी एवरेज है वो 75 है। इसका मतलब फंड बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अब जब भी कोई फंड इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो उसमें रिस्क और रिटर्न्स दोनों हाई होते हैं। रिस्क इसलिए हाई होता है क्योंकि अगर टॉप होल्डिंग्स खराब परफॉर्म करते हैं तो पूरे फंड की परफॉर्मेंस पर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। डाइवर्सिफिकेशन कम होने की वजह से डाउनसाइड प्रोटेक्शन लिमिटेड हो जाती है, लेकिन इसी का पॉजिटिव साइड ये है कि रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर ये लिमिटेड स्टॉक्स चल जाते हैं तो कम स्टॉक्स में ज्यादा वेटेज होने की वजह से पूरे फंड के रिटर्न्स शूट अप हो जाते हैं। अब अगर मैं आपको इस फंड के टॉप 5 और टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज दिखाऊं तो वो 24% है और 44% है, जबकि इसमें जो कैटेगरी एवरेज है वो 20 और 33% है। तो मतलब यहाँ भी फंड टॉप होल्डिंग्स पर ज्यादा डिपेंडेंट है। अब इस फंड के जो ये टॉप 5 स्टॉक्स हैं, मैं आपको उनकी लिस्ट दिखाती हूँ और ये देखते हैं इन 5 स्टॉक्स ने पिछले 6 मंथ्स में कितने रिटर्न्स दिए हैं। तो ये हैं वो 5 स्टॉक्स। इसमें पहला जो स्टॉक है जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है वो है इंटरग्लोब एविएशन। अब इस स्टॉक के अगर 6 मंथ्स के रिटर्न्स देखें तो वो लगभग 34.84% है, जो इस फंड के 20% के रिटर्न से काफी ज्यादा है। फिर दूसरा जो स्टॉक है वो है मैक्स हेल्थ केयर, और इस स्टॉक ने भी पिछले 6 महीनों में फंड से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, लगभग 23% के रिटर्न्स हैं इसके। ऐसे ही जो अगले 3 स्टॉक्स हैं उनके रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो ट्रेंट लिमिटेड के 14%, BSE लिमिटेड के 49% और इटर्नल के 45% हैं। अगर हम इन पांचों स्टॉक्स के रिटर्न्स की एवरेज निकालें तो वो 32% आती है, जो कि फंड के ओवरऑल रिटर्न से काफी ऊपर है। और सेम ऐसे ही अगर आप इसके टॉप 10 स्टॉक्स के रिटर्न्स की भी एवरेज देखोगे तो वो 34.7% है। मतलब सीधी सी बात है, इन्वेस्टको लार्ज एंड मिड कैप फंड के हाई परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा रीजन इन टॉप 5 और टॉप 10 स्टॉक्स की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ही रही है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। फंड के हाई रिटर्न्स का रीजन सिर्फ टॉप 5 और टॉप 10 स्टॉक्स का आउट परफॉर्मेंस करना है, ये कोई गलत बात नहीं है और ना ही ये सिर्फ लक का खेल है। ये एक्चुअली फंड मैनेजर के कन्विक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखोगे तो वो सिर्फ 44% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 171% के आसपास है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बेसिकली ये बताता है कि फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में कितनी बार बाइंग सेलिंग करते हैं। कम रेशियो का मतलब है कि फंड मैनेजर अपने स्टॉक पिक्स को ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करता, बल्कि उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है। इसके अलावा अगर हम स्टॉक होल्डिंग्स का मंथ वाइज ट्रेंड भी देखें तो पता चलता है कि फंड मैनेजर ने इन टॉप स्टॉक्स को पहले से ही होल्ड करके रखा है और धीरे धीरे इनमें अपनी एलोकेशन को और भी इंक्रीज किया है। मतलब जो आउट परफॉर्मेंस आप देख रहे हो वो एक कंसिस्टेंट अप्रोच का रिजल्ट है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आगे भी फंड हमेशा इसी तरह आउट परफॉर्म करेगा। मार्केट कंडीशंस बदलने पर पिक्चर बिल्कुल अलग भी हो सकती है। अब इतने अच्छे रिटर्न्स मिलने का रीजन तो हमने देख लिया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठता है वो ये कि क्या ये फंड फ्यूचर में भी ऐसे ही रिटर्न्स दे सकता है। तो इसे पता करने के लिए सबसे पहले हम इसके रोलिंग रिटर्न्स को देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि अलग अलग मार्केट साइकिल्स जैसे कि बुल, बियर और साइडवेज मार्केट में फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है। इससे हमें ये समझ में आता है कि फंड के रिटर्न्स कंसिस्टेंट हैं या परफॉर्मेंस ज्यादा ऊपर नीचे होती है।
तो यहाँ पर रोलिंग रिटर्न्स निकालने के लिए मैंने इस फंड के पिछले 10 साल के रिटर्न्स को 1 ईयर के साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। तो फंड के एवरेज रिटर्न्स निकल कर आए लगभग 18.75%, जो कैटेगरी के 14.1% से काफी ऊपर है। मतलब लॉन्ग टर्म में फंड अपनी कैटेगरी को कंसिस्टेंटली बीट कर रहा है। मैक्सिमम रिटर्न्स एक साल के अंदर 82% तक गए हैं और मिनिमम रिटर्न्स -24% तक। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि फंड ने सिर्फ 14% ऑफ द टाइम्स नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, जबकि कैटेगरी में यही फिगर 24% है। मतलब डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी कंपैरेटिवली बेटर है। और सबसे इंप्रेसिव बात, लगभग 40% ऑफ द टाइम्स इसने 20% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, जो क्लियरली दिखाता है कि अगर मार्केट में मोमेंटम सही हो तो फंड एग्रेसिवली आउट परफॉर्म करता है। लेकिन पिक्चर की दूसरी साइड ये भी है कि लगभग 20% ऑफ द टाइम्स इसके रिटर्न्स 0 से 8% की रेंज में भी रहे हैं। यानी कंसिस्टेंसी परफेक्ट नहीं है, कभी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो कभी एवरेज। अब रोलिंग रिटर्न्स देखने के बाद एक और चीज समझनी जरूरी है कि इस फंड ने पिछले 2 सालों के हर हाफ ईयर पीरियड में कैसे रिटर्न्स दिए हैं और उन पीरियड्स में इसकी कैटेगरी रैंक कितनी थी। तो सबसे पहले अगर हम 2023 के फर्स्ट हाफ की स्टोरी देखें तो इसने 8.98% के रिटर्न्स दिए थे और इसकी कैटेगरी रैंक 16 थी, मतलब मिड लेवल रैंकिंग। इससे ज्यादा रिटर्न्स 15 और फंड्स ने भी दिए थे। इसके बाद सेकेंड हाफ में इसने 22.22% के रिटर्न्स दिए हैं और इसकी रैंक 10th रही। ऐसे ही 2024 के फर्स्ट और सेकेंड हाफ में इसकी रैंक 3rd और 2nd थी और इसके रिटर्न्स 27.22% और 8.41% के थे। और अब 2025 का सीन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। मतलब पिछले 1-1.5 साल से ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन डेटा क्लियरली दिखाता है कि ये कभी कैटेगरी के टॉप में होता है और कभी एवरेज के आसपास। मतलब शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस हाईली साइक्लिकल है और हमेशा टॉप पर रहने की गारंटी नहीं है। और यही रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस का सबसे बड़ा लेसन था। एक 6 महीने का एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस फ्यूचर की कंसिस्टेंसी का प्रूफ नहीं होता। अब हमारी लिस्ट का अगला फंड है इन्वेस्को मिड कैप फंड, जिसने पिछले 6 महीने में 23.71% के रिटर्न्स दिए हैं। इसके रिटर्न्स का अगर हम कारण देखें तो इसके पोर्टफोलियो में 48 स्टॉक्स हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज लगभग 70 के आसपास है। मतलब फंड मैनेजर ने यहाँ भी एक रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाया है। कॉन्सेंट्रेशन को और अच्छे से समझे तो इस फंड के टॉप 5 स्टॉक्स 22% का वेटेज रखते हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज सिर्फ 16% है। वहीं टॉप 10 होल्डिंग्स का वेटेज 41% तक है, जबकि कैटेगरी एवरेज लगभग 29% है। अब अगर इन टॉप 10 स्टॉक्स के एवरेज रिटर्न्स देखें तो वो फंड के ओवरऑल 6 मंथ रिटर्न से ऑलमोस्ट डबल है, 40.05%, जिसकी वजह से फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस बूस्ट हुई है। अब इसके बाद रिसर्च करते टाइम एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये निकल कर आई कि इन्वेस्को मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप फंड से भी लिंक लगती है। क्योंकि आप एक चीज देखो कि लार्ज एंड मिड कैप फंड में जो टोटल 41 स्टॉक्स थे, उनमें से 32 स्टॉक्स इस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में भी इंक्लूडेड हैं। मतलब दोनों पोर्टफोलियोज में ओवरलैप बहुत ज्यादा है। तो जब भी कोई एक फंड चलता है तो नेचुरली दूसरा भी उसके साथ ही भागता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों फंड के फंड मैनेजर्स भी सेम हैं, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो में ओवरलैप इतना ज्यादा है। तो इससे आपको एक बात तो समझ आई होगी कि आपको एक साथ इन दोनों फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना। अगर इन्वेस्ट करने का सोच भी रहे हो तो दोनों में से किसी एक में ही इन्वेस्ट करने का सेंस बनता है। अब रीजंस देखने के बाद सवाल ये है कि क्या ये फंड फ्यूचर में भी आउट परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो लार्ज एंड मिड कैप फंड से इतना ओवरलैप करता है तो नेचुरली इसकी परफॉर्मेंस भी लार्ज एंड मिड कैप के साथ ही चलेगी। अगर वहां रैली होगी तो यहाँ भी होगी और अगर वहां स्लो डाउन आएगा तो इस फंड में भी इंपैक्ट दिखेगा। तो सीधे शब्दों में बोलूं तो इस फंड की 70 to 80% परफॉर्मेंस लार्जली डिपेंडेंट है इसके ओवरलैपिंग पोर्टफोलियो पर, जो ऑलरेडी हम लार्ज एंड मिड कैप फंड के एनालिसिस में समझ चुके हैं। अब हमारा अगला फंड है कैनरा रोबेको मिड कैप फंड, जिसने पिछले 6 महीने में 20.69% के रिटर्न्स दिए हैं। इस आउट परफॉर्मेंस के रीजंस को समझें तो इस फंड का कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स ने मिलकर ये रिटर्न्स दिए हैं। जैसे अगर इसके पोर्टफोलियो को अगर आप देखोगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं 56, जबकि कैटेगरी एवरेज 70 के आसपास ही है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स और कैटेगरी एवरेज के बीच उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है जितना कि पहले दोनों फंड्स के केस में था। मतलब फंड ने ना तो अननेसेसरीली बहुत ज्यादा स्टॉक्स पिक किए हैं और ना ही बहुत कम। इसके बाद इसकी टॉप 5 और टॉप 10 होल्डिंग्स की वेटेज भी इवनली स्प्रेड है।
टॉप 5 13.64% और टॉप 10 25.77%। दोनों ही कैटेगरी एवरेज से कम है। मतलब कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर ये फंड डिपेंडेंट नहीं है। ये क्लियरली दिखाता है कि फंड में डाइवर्सिफिकेशन काफी हेल्दी है। इसके बाद अगर हम इस फंड का मंथ वाइज स्टॉक होल्डिंग ट्रेंड देखें तो वहां से भी एक इंपॉर्टेंट चीज समझ आती है, फंड मैनेजर का कन्विक्शन। टॉप 15 स्टॉक्स की बात करें तो इन्हें फंड मैनेजर ने 1 साल से ज्यादा टाइम से होल्ड करके रखा है। मतलब फंड मैनेजर स्टॉक्स को सिर्फ शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए पिक नहीं करता, बल्कि अपने सेलेक्टेड स्टॉक्स पर ट्रस्ट करता है और उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब सवाल आता है कि क्या फ्यूचर में भी ऐसी परफॉर्मेंस दिखेगी? इसके लिए फंड की कंसिस्टेंसी को देखते हैं, जो हमें रोलिंग रिटर्न्स के एनालिसिस से पता चलेगी। रोलिंग रिटर्न्स के लिए मैंने इसके सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स को 1 ईयर के साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। डेटा के हिसाब से फंड के एवरेज रिटर्न्स लगभग 30.72% है, जो कि कैटेगरी के 29.89% के ऑलमोस्ट बराबर है। मैक्सिमम रिटर्न्स 1 साल के अंदर 57% तक गए हैं और मिनिमम लगभग 0.14% तक। मतलब अब तक इस फंड ने ज्यादा बड़े ड्रॉडाउन्स फेस नहीं किए हैं। पर यह बात भी सच है कि 2023 से लेकर अभी तक मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अप ट्रेंड में ही रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस फंड ने सिर्फ 0.24% ऑफ द टाइम्स नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, जबकि कैटेगरी में ये रेशियो लगभग 5% तक है। रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा देखें तो फंड ने लगभग 66% ऑफ द टाइम्स 20% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, जो कैटेगरी के 64% से बेटर हैं। पर एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि फंड दिसंबर 2022 में ही लॉन्च हुआ है। मतलब अभी डेटा सिर्फ 2-2.5 साल का ही अवेलेबल है, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का फाइनल प्रूफ नहीं माना जा सकता। पर फिर भी अर्ली साइंस पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब एक बार हम इस फंड की हर 6 महीने की परफॉर्मेंस को इसके कैटेगरी के बाकी फंड्स के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि ये फंड कहां स्टैंड करता है। सबसे पहले अगर हम 2023 के फर्स्ट हाफ यानी 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 के रिटर्न्स देखें तो इस फंड ने 11.60% के रिटर्न्स दिए हैं और इस पीरियड में कैटेगरी रैंकिंग में ये 17th पोजीशन पर था। मतलब उस वक्त 16 फंड्स इससे ज्यादा रिटर्न्स दे रहे थे। 2023 के सेकेंड हाफ में इस फंड ने 19.80% के रिटर्न्स दिए, लेकिन इसकी रैंक और नीचे गिरकर 24th हो गई। मतलब दोनों हाफ्स में परफॉर्मेंस एवरेज ही रही। इसके बाद 2024 के फर्स्ट और सेकेंड हाफ में देखें तो इसके रिटर्न्स 25.93% और 1% रहे और रैंक 14 और 22 रही। मतलब यहाँ भी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली एवरेज ही थी, क्योंकि फंड की रैंकिंग मिड लेवल की रही। और फाइनली 2025 के रिटर्न्स तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जहां इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। तो पिछले 5 हाफ ईयर पीरियड्स में से इसने 4 पीरियड्स में एवरेज परफॉर्म किया है और 1 में आउटस्टैंडिंग। तो अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड से फंड की परफॉर्मेंस कैटेगरी एवरेज के आसपास ही रही है, ना ज्यादा खराब और ना बहुत अच्छी। लेकिन फाइनल जजमेंट तभी पॉसिबल होगा जब ये फंड हर एक मार्केट साइकिल से गुजर चुका होगा। अभी इसे बस 2-2.5 साल ही हुए हैं। चलो अब बात करते हैं हमारे लास्ट फंड की, मीराई एसेट स्मॉल कैप फंड। ये फंड अभी नया लॉन्च हुआ है 31 जनवरी 2025 को और पिछले 6 महीने में इसने लगभग 20.61% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड को मैनेज कर रहे हैं वरुण गोयल और सिद्धार्थ श्रीवास्तव, जिनके पास 14 और 17 साल का एक्सपीरियंस है। तो फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड है, ये एक प्लस पॉइंट है। साथ ही फंड का एयूएम अभी सिर्फ 2000 करोड़ के आसपास है। छोटा एयूएम होने का फायदा ये होता है कि फंड मैनेजर को स्टॉक्स में पोजीशन लेना और एग्जिट करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। मतलब पोर्टफोलियो मैनेज करने में उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम होती है। अब यहाँ पर एक बात क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि फंड अभी नया है तो हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं कर सकते। ना रोलिंग रिटर्न्स का डेटा अवेलेबल है, ना ही रिस्क पैरामीटर्स का कोई पास्ट रिकॉर्ड और ना ही लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का टेस्ट हुआ है। तो अभी जो 20% के रिटर्न्स दिखा रहा है वो इंप्रेसिव जरूर है, लेकिन उससे आप लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी का प्रूफ नहीं मान सकते। ये बस एक रफ इंडिकेशन है। लॉन्ग टर्म में फंड कैसा परफॉर्म करेगा ये देखना अभी बाकी है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने उन फंड्स के बारे में डिस्कस किया जिन्होंने लास्ट 6 मंथ्स में 20% से ऊपर के रिटर्न्स दिए थे। लेकिन यहाँ आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि सिर्फ ऐसे शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को देखकर आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। कभी फंड टॉप पर होता है तो कभी एवरेज।
तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाओ और अपने रिस्क कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।